हेलो बच्चों, कैसे हैं? डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है कि वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं? एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट पे। मतलब आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक ही ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, एक ही ग्रुप में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिमेरिट्स क्या क्या है कि एटॉमिक वेट का ऑर्डर ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, जैसे आर्गन, पोटेशियम। ठीक है, और क्या क्या देखा हमने कि सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। किसी भी फर्स्ट टू सेवेंथ किसी भी ग्रुप में सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी में कोई सिमिलरिटी नहीं एक्सेप्ट देयर वैलेंसी, फिर भी वो साथ रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतों होने के बाद मॉसले एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या कहा, हेनरी मॉसले, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पहले तो, फिर उन्होंने इसकी नींव रखी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की या मॉसलेस पीरियोडिक लॉ की। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एटॉमिक मास से हम एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट हुए। क्लियर है? देख, इन्होंने क्या कहा कि हमने हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपने एक मेटल के ऊपर टारगेट करे, बम्बार्ड करे। क्लियर? अब बम्बार्ड करे तो कुछ रेज निकली, जब बम्बार्ड करे तो मेटल से, वो रेज कौन सी निकली? एक्स रेज। कैसे पता चला? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर कि कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब बम्बार्ड करते हैं एक मेटल टारगेट को तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अब ऐसे इन्होंने बहुत सारे मेटल्स लिए, ठीक है, बहुत सारे 50, 60, 70 मेटल्स लिए, और हर के लिए जो फ्रीक्वेंसी आई एक्सरेज एमिट की, बम्बार्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड कर रहा है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, और जब वो बम्बार्ड कर रहा है तो जो एक्सरे एमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग आई। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर एमिटेड, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पर्टिकुलर टू अ मेटल। क्लियर है? वो एमिट हुई। तो भाई कैसे हुई? देखिए, ये मेटल है, मेटल के अराउंड शेल्स है, मेटल मतलब मेटल एटम के अराउंड शेल्स है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा है। क्लियर? हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हाई, तो वो टाइटली बाउंड होगा अंदर वाले शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन मेटल के। अगर कोई बाहर से बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट हो जाएंगे और यहाँ वेकेंट स्पेस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि इसने एनर्जी दे दी इसको, तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया। अब जो बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन थे वो इस जगह पे फिल हो गए, वो इस जगह पे फिल हो गए। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर तो क्या एमिट करता है? कुछ रेज एमिट करता है। और यहाँ पे कौन सी रेज एमिट होंगी? एक्स रेज, क्योंकि हमने क्या बम्बार्ड किया है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, सेम एज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एक्स रेज एमिट हुई। अब ये हर के लिए अलग होंगी, हर मेटल एटम के लिए, हर डिफरेंट मेटल के लिए ये एक्स रेज अलग अलग होंगी। क्लियर है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया इन्होंने। क्लियर है? और उस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर से रिलेट किया, देखा कि इस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जब लिया, एमिटेड एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्स रेज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला जेड के, मास के नहीं। क्लियर है? मास के नहीं निकला, एटॉमिक मास के नहीं निकला। रीजन इज, एटॉमिक नंबर क्यों निकला? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय n+l रूल लिख लिया आपने, 1s 2s 2p 3s 3p। क्लियर? 4s 3d 4p, है ना? ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स से ही सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज ही करेगा। एल्कली मेटल्स 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन ही करेगा। हेलोजेंस बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 5, तो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है?
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंटर एटॉमिक फोर्सेस से, वो सब डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैसे हुई समझा दिया, क्योंकि उसी से सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, उसी से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? अब ये एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई, और इसमें स्ट्रेट लाइन आई। यहां पे अगर मैं एटॉमिक मास लूंगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्लियर है? जब मैंने इसको ओपन किया इस प्रोपोर्शनलिटी को, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये z माइनस बी है, ये a प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। z माइनस सिग्मा बोलो, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत अच्छे से पढ़ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आने वाले 3-4 दिनों में। तो ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, ठीक है, इसको मैं ग्राफ बनाना है, z एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ न्यू में ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, लॉ बोलने जा रही हूं, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल किसका? एलिमेंट्स के रेगुलर इंटरवल के बाद, 2 एलिमेंट्स के बाद, 8 एलिमेंट्स के बाद, 18 एलिमेंट्स के बाद, 32 एलिमेंट्स के बाद, एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। क्या बोला मैंने? जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ये सब एक साथ आ जाएंगे। जैसे एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस ब्लॉक भी पढ़ेंगे आगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। MOH हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मतलब LiOH, NaOH, KOH, और H2 गैस रिलीज करेंगे। इसका मतलब सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर के साथ सेम है। इसका मतलब सब एक साथ अरेंज हो गए, सबकी प्रॉपर्टी रिपीट हो गई कि सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे पानी के साथ। तो इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन हो गई? एटॉमिक नंबर का। कैसा फंक्शन हो गई? किस पे डिपेंडेंट है? एटॉमिक नंबर पे। बट कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है, रेगुलर इंटरवल पे। 2 एलिमेंट्स के बाद, 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रहा है वो फंक्शन, रिपीट हो रही है वो प्रॉपर्टी, रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे रिपीट हो रही है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर रिपीट हो रही है? इधर फिजिकल और केमिकल, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रिपीट हो रही है। कि जब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करोगे तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बाद आपको ऐसे ग्रुप में सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर का। क्लियर है? क्लियर है? तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, लिखें। The physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, ठीक है, their atomic number, ठीक है, मोर करेक्ट। एटॉमिक नंबर बढ़ाए एलिमेंट्स के, their atomic number are increasing 1 2 3 4 5 6, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन निकली, मतलब पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। लिथियम के 8 ऐड करने पर मुझे Na मिलेगा, Na में 8 ऐड करने पे पोटेशियम मिलेगा, मतलब मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाती जाऊं रेगुलर इंटरवल के बाद 8 एलिमेंट्स के बाद
11 प्लस 7 एलिमेंट्स के बाद 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब मैं जब इसमें 18 मिलाऊंगी तो आई गेट रुबिडियम 37, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज फंक्शन हुई किसका? एटॉमिक नंबर का। जब हम एटॉमिक नंबर को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते जाते हैं एक फिक्स्ड 2 8 8 18 18 32, तो हमें प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई मिलती है। Is it clear? This is modern periodic law और Mosley's periodic law। इस लॉ के बाद सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए गए, उसे हम मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मास एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर बेसिस करके अरेंज कर दिया। अब बहुत सारे साइंटिस्ट समय समय पे आए, बोर आए, बरी आए, वर्नर आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशंस किए, और जो आज हम पढ़ते हैं उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनकी जगह बनती गई। क्लियर है? 104, 105, 106, 108, 110, 112, 115, क्लियर है? तो ऐसे एलिमेंट्स को जगह मिलती गई, तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म है और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू n+l रूल फिलिंग होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वन मॉडर्न बोलो, लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, 1s उसमें और एक्सटेंड कर दिया उसे। फर्स्ट शेल में एक सब शेल है 1s, उसमें एक ऑर्बिटल है s, तो 1s 1s1 1s2 हाइड्रोजन हीलियम, 2s1 2s2 लिथियम बेरिलियम, 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। क्लियर है? सोडियम मैग्नीशियम 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 अंदर के भरे हुए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लेवल्स में हमें फिलिंग करती जानी है। तो मतलब बोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में, वही काम आ रहा है, वही काम आ रहा है, इसलिए से बोर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ट्विन स्क्वायर, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ट्विन स्क्वायर। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में, लेकिन उनकी फिलिंग कैसे होगी? ऐसे मत बोलना कि 3s 3d 3p, तो 3d भी भरो, अरे भाई 3d 4s के बाद भरेगा लेकिन 4s के बाद भरेगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू n+l रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका, अब आ गए हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। मैंने ट्रिक याद करना सिखा दिया है आपको, क्लियर है, एक वीडियो में। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स की और डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स की, तो पीरियड्स की बस नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। थैंक यू।